सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम ये समझ पाए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर अप्लाई करने हैं। और ये जो तीनों सेक्शंस हैं, इसमें जो सेक्शन सी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहला पार्ट ही करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बेस्ड है किस चैप्टर पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 3 मार्क का है, तो हर एक पार्ट का जो वेटेज है वो कितना है, 1-1 नंबर का है। इजी टू अंडरस्टैंड बेसिक सवाल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं लगा। तो सिंपल एक रिजल्ट है जो आपको डिराइव करना था, और उसके लिए आपको इंडक्टेंस और सोलेनॉइड आना चाहिए और आपको एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता था अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता और अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे हम देखें अगर सेक्शन सी में, तो जो सारे क्वेश्चंस थे कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल थे और बाकी थ्योरेटिकल बेस थे आपके पास। तो अगर आपको थोड़ी सी भी थ्योरेटिकल बेसिक डीप नॉलेज है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को समझ सकते थे। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही है सेमीकंडक्टर्स का, विच इज़ VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये हम जब जेई की बात करते हैं उसमें हम पढ़ाते हैं कंटेंट के अंदर, बट CBSE के अंदर हम थोड़ा सा लीव आउट कर देते हैं इसको। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप एक जो काम डेफिनेटली करेंगे वो है कि पैनिक नहीं करेंगे कभी भी। कोई भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन की तरह अप्रोच करो, उसको सिर्फ इसी माइंडसेट से अप्रोच करो कि ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है तो इसका मतलब मुझसे ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि फिज़िक्स में हम पूरे 2 साल बस यही करते रहते हैं कि मुझसे फिज़िक्स नहीं हो रही, मुझसे फिज़िक्स नहीं हो रही। बट फिज़िक्स होगी जब आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदल लोगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्यालम पर। और आज मैं आपके साथ में अगेन फिज़िक्स का CBSE का 2025 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेट 1। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो जो है उसमें मैंने उसके सेक्शंस A और B डिस्कस करे थे, और आज मैं आपके साथ इसके सेक्शन C, D और E डिस्कस करने की कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, तो इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेक्शन A और सेक्शन B वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। ओके, उसमें मैंने MCQs क्वेश्चंस और जो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस किया है, और सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम ये समझ पाए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर अप्लाई करने हैं, किस तरह से हमें उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या वो क्वेश्चन बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आया, क्या वो क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। तो वो सारी ही चीज़ें मैं डिस्कस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। एंड आई होप कि आपको आज वाली वीडियो भी पसंद आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन C, सेक्शन D और सेक्शन E में। और ये जो तीनों सेक्शंस हैं, इसमें जो सेक्शन C है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चंस का नेचर होता है वो या तो आपके पास में डेरिवेशन, थोड़ा सा डेरिवेशन, या फिर न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, कुछ रीजनिंग भी आ जाती है, बट मोस्टली रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है वो क्वेश्चन मतलब सेक्शन B में ज़्यादा होता है, और सेक्शन 3 में न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज़्यादा होता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए आज इसी को डिस्कस करते हैं, विच इज सेक्शन C। तो सेक्शन C पर आते हैं सीधा। तो ये है सेक्शन C, और इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 22 जिसको हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 2 batteries of EMF 3 volt and 6 volt and internal resistance 0.2 and 0.4 ohm are connected in parallel। ठीक है जी, this combination is connected to a 4 ohm resistance। Find the equivalent EMF, equivalent internal resistance and current drawn from the combination। और इसमें हमें ऑप्शन भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहला पार्ट ही करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बेस्ड है किस चैप्टर पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसका सर्किट डायग्राम बनाना होता है। तो हम उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। 3 वोल्ट की बैटरी है और एक 6 वोल्ट की बैटरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है हमें, और इनको कनेक्ट किया गया है अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स।
तो ये मेरे पास में कुछ सर्किट हो गया है, यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट, ये है 0.2 ओम्स, ये है 0.4 ओम्स, एंड ये है आपके पास में 4 ओम्स की रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो जब भी बैटरी इस पैरेलल में लगी होती है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E/R इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2। दिस इज सेल्स इन पैरेलल। यहाँ पर 1/R का मतलब है द रेजिस्टेंसेस ऑफ दीज टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1/R इक्वल्स टू 1/0.2 प्लस 0.4। सो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो दिस विल बी 3/0.4 इज 1/R। सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, तो सीधा सीधा जब वैल्यूज डालेंगे तो हमारे को सॉल्व करके कितना आएगा, EMF इंटू 3/0.4 इक्वल्स टू E1 3 रेजिस्टेंस 0.2, E2 6 रेजिस्टेंस 0.4। अगेन इसको सॉल्व करने जाते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, EMF इंटू 3/0.4 इक्वल्स टू 0.4 LCM, दिस इज 6 प्लस 6, 0.4 से 0.4 कैंसिल, यू हैव EMF इक्वल्स टू 12/3, तो विच इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 4। तो टोटल EMF जो आपके पास में कॉम्बिनेशन की है उसका आंसर कितना हो गया हमारे पास में, 4 वोल्ट। ठीक है। इक्विवेलेंट क्या पूछा था हमसे, इक्विवेलेंट उसने पूछा था इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, बस इसका क्या लेना है हमें, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो इंटरनल आ जाएगा आपके पास में 0.4/3, सो दिस इज 10, सो दिस इज हाउ मच, 4/30 ohms, 215, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2/15 ohms। तो ये आपके पास में सीधा सीधा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आ गया है। और लास्ट क्या पूछा है उन्होंने हमसे, करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। तो करंट ड्रॉन भी हम निकाल सकते हैं, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, हमारे पास वोल्टेज आ गया है। तो अब हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो क्या बन गया होगा, अब हमारा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन गया होगा, दिस इज 4 वोल्ट एंड दिस इज 2/15 ohms। अब हमें पता है कि ये जो 2/15 ohms और 4 ohms है किस में है, सीरीज में है, और वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी। तो 4 इसको भी हटा देता हूं मैं, तो अब हम यूज करने जाएंगे तो हमारे पास आएगा 4 इक्वल्स टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस विच इज 4 प्लस 2/15, दिस इज 4 इक्वल्स टू करंट टाइम्स 62/15। तो मेरे पास करंट यहाँ से सीधा सीधा कितना आ गया, 60/62 which is 30/31 एम्पियर। तो दिस इज माई वैल्यू ऑफ करंट, जो कि इसमें मुझसे पूछा गया था। 3 मार्क का है, तो हर एक पार्ट का जो वेटेज है वो कितना है, एक नंबर का है। इजी टू अंडरस्टैंड, बेसिक सवाल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं लगा, कोई किरचॉफ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिंपल पैरेलल वाला, सेल्स का पैरेलल और रेजिस्टेंसेस का भी पैरेलल। ठीक है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट जो कि इसमें ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन क्या है इसमें, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल सेल ऑफ EMF E। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और उसको एक EMF के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। कीपिंग द सेल कनेक्टेड, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बाय 2L बाय ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग इट। तो हमने उसकी लेंथ को 2L कर दिया। तो लेंथ को जब चेंज करते हैं तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आता है। ठीक है। इफ R एंड R डैश आर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी, इसने दे भी दिया कि चेंज हो गई है रेजिस्टेंसेस, एंड VD एंड VD डैश आर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। फाइंड द रिलेशन बिटवीन R डैश एंड R एंड VD डैश एंड VD। तो हमें रेजिस्टेंसेस में भी रिलेशनशिप निकालना है और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटीज में भी रिलेशनशिप निकालना है। तो करते हैं इस सवाल को। ओके, तो हमारे पास कंडक्टर की लेंथ L है और हमने उसको स्ट्रेच कर दिया है 2L तक। ओके, लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस को हमने, अब अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी, और वो ये है कि
कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ रो एल बाय ए। ये होती है आपके पास में किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस। अगर हम उसकी लेंथ को स्ट्रेच करते हैं तो उसके एरिया में भी आपके पास चेंज आएगा, बिकॉज वॉल्यूम हैज टू रिमेन कांस्टेंट। मटेरियल तो हमारे पास उतना ही है ना, तो इनिशियली अगर एरिया ए था, लेंथ एल था, तो वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू लेंथ, फाइनली वॉल्यूम विल बी ए डैश एंड लेंथ हो गई 2l। तो यहाँ से मेरे पास में न्यू एरिया विल बी हाउ मच, a/2। तो एरिया भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा, तो रेजिस्टेंस r डैश विल बी, रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ 2l है और एरिया है a डैश विच इज a/2। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 रो l ओवर a। तो रो l ओवर a कितना है हमारे पास में, रो l ओवर a तो हमें पता है कि भैया रेजिस्टेंस है पुरानी वाली। तो न्यू रेजिस्टेंस आपके पास में कितनी आ गई है, न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस आ गई है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो हमने MCQs में करा था। अगर आप MCQs देखेंगे इसके, तो शायद तीसरा सवाल है या दूसरा सवाल है जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, और ऐसे सवाल हमने 10th क्लास में बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ उसने पूछी है वो मुझसे पूछी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम देखें तो EMF E है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो करंट इज इक्वल्स टू NEA VD, यहाँ पर ये क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसको लिख देता हूँ I इक्वल्स टू कैपिटल N A टाइम्स L E A VD। तो यहाँ से मेरे पास में मुझे दिख रहा है कि एरिया से एरिया क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ करंट I एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू IL ओवर N टाइम्स E। ठीक है, अब ये जो करंट है ये भी मुझे पता है कि आई कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ EMF एंड द रेजिस्टेंस। तो करंट I को मैं EMF अपॉन रेजिस्टेंस लिख देता हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास कितनी आएगी, EMF इंटू L ओवर R टाइम्स N टाइम्स E। अब हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि जो दो केसेस हमें दिए गए हैं जिसमें कि आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रिलेशनशिप निकालना है, EMF सेम है, रेजिस्टेंस चेंज हो गई है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम है, बिकॉज आपने मटेरियल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है। तो मटेरियल सेम है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, और आपके पास में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो दो चीज़ें जिनमें चेंज आया वो है लेंथ और रेजिस्टेंस। तो मेरे पास न्यू VD डैश जब मैं लिखने जाऊंगा तो उसमें आएगा E, लेंथ है 2L, रेजिस्टेंस है 4R NE। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 से 4 गया 2, तो इसका मतलब मेरे पास में VD डैश जो आ रहा है विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो कितना आ रहा है, EL ओवर 2R N टाइम्स E। और इनिशियली VD था EL ओवर R N E। तो मेरे को दिख रहा है कि जो VD डैश है वो इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया है, हाफ हो गया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी कम हो गई है। तो जब भाई हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपके पास क्या हो रही है, कम हो गई है। तो VD डैश, तो रिलेशनशिप अगर हम करें तो VD डैश विल बी इक्वल्स टू VD ओवर 2। ठीक है, आसान सा सवाल था, कुछ ज़्यादा नहीं था। अब इसमें एक और पार्ट है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो एक और पार्ट जो इसका है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल does it mean that all the free electrons of the conductor are moving in the same direction? Okay, तो जब भी हमारे पास में ऐसी बात होती है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो डज इट मीन ऑल दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। ये जो स्टेटमेंट है ऑल दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, यहाँ पर हल्का सा हमें चेंज करना पड़ेगा। नॉट ऑल दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके पास में टकरा भी रहे होते हैं आपस में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में चल रहे हैं और टकरा रहे हैं, उनमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो ये कहना कि आपके पास
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये गलत है। कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, बिकॉज वहां पर भी आपके पास क्या होता है, कोलिजन हो रहा होता है। और हमें कैसे पता है कि कोलिजन है? बिकॉज अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर जाएं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में अगर मैं देखूं तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सबसे पहला, वो क्या है, E/m इंटू टाउ। यहाँ पर ये जो टाउ है ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं कि द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर के अंदर चल रहा होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होता है, कोलिजन हो रहा होता है। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोलिजन्स हो रहे होते हैं। तो सही नहीं है ये बोलना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि आपके पास does it mean? No, it does not mean that the free electrons are moving in the same direction, because some electrons are colliding with the other electrons, which states, which tells us that not all the electrons are moving in the same direction. Okay, there are only a part of electrons which are moving in the same direction, then the other part comes in, then the other part comes in. तो इस तरह से एक पार्ट चला, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट गया, फिर उसके बाद तीसरा पार्ट गया। ऐसा नहीं कि इकट्ठे तीनों पार्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे, ऐसा नहीं होता। ओके, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एंड हेंस एट इट्स सेंटर। तो ये तो हमसे सीधी सीधी क्या पूछी गई है, डेरिवेशन पूछी गई है एक करंट कैरिंग लूप की वजह से किसी पॉइंट पर जो कि उसके एक्सिस पर है मैग्नेटिक फील्ड, और फिर वहीं पे जो रिजल्ट आएगा उससे आपको सेंटर पे निकालना है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, सीधा सीधा डेरिवेशन है। तो आई होप कि मुझे ये डेरिवेशन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सब आपके स्कूल्स में, आपके बुक्स में सब जगह मेंशन्ड है। तो ये डेरिवेशन है, इसको याद रख सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो कितना मिलता है, μ0 Ni a स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। तो ये होती है, ये कोई करंट कैरिंग लूप है, और इस करंट कैरिंग लूप की वजह से ये है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर आपको ये डेरिवेशन भी देखनी है तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है ऑफ ऑल द डेरिवेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसमें जाके आप ये पर्टिकुलर डेरिवेशन चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर का मतलब होता है एट सेंटर। तो एट सेंटर का मतलब होता है आपके पास में x = 0। तो वहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है μ0 Ni ओवर 2a, वेयर a इज द रेडियस ऑफ द लूप। सो दिस वाज स्ट्रेट डेरिवेशन। तो पहली स्ट्रेट डेरिवेशन हमें आई है इन क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ 3 मार्क्स। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, शो दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप करंट I इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L इज हाफ Li स्क्वायर। तो अगेन ये एक डेरिवेशन है विच इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, हम बोलते हैं U विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विल बी हाउ मच, दिस विल बी V इंटू करंट I इंटू टाइम्स dt, ठीक है। ये होना चाहिए हमारे पास में किसी भी इंडक्टर में जो भी एनर्जी आपके पास स्टोर हो रही है, कितना जो पोटेंशियल लगा है, जो करंट फ्लो कर रहा है, और जितने समय की हम बात कर रहे हैं। अब किसी भी इंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, LdI/dt इंटू I इंटू dt। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई, LI/dI, विच यू नीड टू इंटीग्रेट। तो सीधा सीधा आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ Li स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर करते हैं। तो इसी सेक्शन में आप देख रहे हैं कि दूसरी डेरिवेशन आ चुकी है। और मैंने बोला था कि जो सेक्शन है मोस्टली डिपेंड करता है या तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी या डेरिवेशंस होंगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स वेटेज 3 मार्क्स। अब क्या बोला उसने, बी पार्ट बोला है, considering the case of magnetic field produced by air filled current carrying solenoid, show that magnetic energy density of a magnetic field B is
बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो अब हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो आपके पास में सोलोनॉइड के अंदर कितनी है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, जिसका मतलब है एनर्जी स्टोर्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने कैपेसिटर के अंदर एक चीज़ करते हैं विच इज़ एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। वो जो एनर्जी का नेचर होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, और जब हम सोलोनॉइड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो हमें उसका एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ पर विच इज़ हाउ मच, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो ज़रा कर लेते हैं। हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड विद अ सोलोनॉइड विल बी हाउ मच, हाफ एल आई स्क्वायर। मुझे पता है इंडक्टेंस फॉर सोलोनॉइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया टाइम्स लेंथ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस ऑफ अ सोलोनॉइड। ठीक है, मैं ज़रा इसको यहाँ पर पुट करता हूँ। तो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ, लेट मी सब्स्टिट्यूट, दिस इज माई बी पार्ट, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया टाइम्स लेंथ इंटू आई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये जो एरिया इंटू लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम, ऑफ द सोलोनॉइड। तो हमें तो एनर्जी डेंसिटी चाहिए, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब आपके पास में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाउ मच, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज मुझे एक्सप्रेशन में नीचे क्या चाहिए, म्यू नॉट चाहिए। तो आई मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट एंड आई डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो इससे मेरे पास क्या होगा, इससे मेरे पास होगा हाफ म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर ये क्या है, म्यू नॉट एन आई इज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ सोलोनॉइड। तो म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर क्या होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हो गया। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हो गया, तो दिस इज माई बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। तो सिंपल एक रिजल्ट है जो आपको डिराइव करना था, बट उसके लिए आपको इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड आना चाहिए और आपको एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, ये जो एनर्जी डेंसिटी या फिर हम बोले एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ सोलोनॉइड, ठीक है, ये इसका नेचर क्या है, मैग्नेटिक। और कैपेसिटर की जब बात करते हैं तो वहाँ पे उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रिक। चलिए ज़रा अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्या है वो। A parallel plate capacitor is charged by an AC source. Show that sum of conduction current and displacement current. Show that sum of conduction current and displacement current has the same value at all points of the circuit. तो बहुत ही बढ़िया आपके पास में ये सवाल पूछा गया है हमसे कि हमें ये शो करना है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट हैज़ द सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। तो जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं और उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर, ठीक है, इस चार्ज बाय एन एसी सोर्स। तो कैपेसिटर है और चार्ज बाय एन एसी सोर्स, तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया और इसको हमने चार्ज करा है बाय एन एसी सोर्स। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये तो कैपेसिटर्स का है, बट ये कैपेसिटर्स का नहीं है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ही हम सबसे पहली बार एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ना पड़ता है, बिकॉज जब हम किसी कैपेसिटर को एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में लगाते हैं तो वहाँ पर किस तरह की वोल्टेज होती है, वेरिएबल। और जब हमारे पास वेरिएबल वोल्टेज होती है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी वेरिएबल होती है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर है वो कभी भी अपनी स्टडी स्टेट में काम या मतलब पहुंच नहीं पाता। तो जब स्टडी स्टेट में पहुंच नहीं पाया तो वो कंटिन्यूसली चार्ज डिस्चार्ज, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है। अब अगर हम डीसी सर्किट में कैपेसिटर को लगाते हैं तो हमें पता है
कि जो कैपेसिटर है वो अपनी फुली चार्ज वाली कंडीशन में ऑपरेट करता है और फुली चार्ज हो जाता है और उसके बाद उसके थ्रू कोई करंट पास सॉरी तो फुली चार्ज हो जाता है और उसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करता। बट यहां पर ऑल्टरनेटिंग सर्किट में ऐसा नहीं होता कि कैपेसिटर फुली चार्ज कंडीशन में ऑपरेट करता है। तो फिर कैसे काम करता है? तो अब अगर सपोजली यहां पर करंट चल रहा है तो यहां पे करंट आया और यहां से करंट चला गया, बट हमें पता है कि करंट को क्या चाहिए, करंट को तो एक पाथ चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास में ये जो करंट की कंटिन्यूटी है ये कैसे मेंटेन हो पा रही है? बिकॉज कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में तो कुछ नहीं होता, देयर इज नो मीडियम। हम वैक्यूम भी रख सकते हैं, मीडियम रख भी सकते हैं, बट अभी तक तो हमें पता है कि करंट किससे फ्लो कराया हमने, वायर से। बट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में तो कोई वायर नहीं है, तो हाउ इज द करंट फ्लोइंग? तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है या फिर आपने ध्यान नहीं दिया उस कॉन्सेप्ट पर तो जाके देखिए, बिकॉज उसी से ये सवाल पूछ दिया गया है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो यहां पर ये जो स्पेस है, इस स्पेस में हमारे पास क्या फ्लो करता है? इस स्पेस में हमारे पास फ्लो करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ है, एम्पियर सर्किट लॉ, वो एम्पियर सर्किट लॉ क्या हो जाता है? वो एम्पियर सर्किट लॉ हो जाता है B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID। ये हमारा होता है एम्पियर सर्किट लॉ, जो मॉडिफाइड सर्किट लॉ है जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स की बात करते हैं थ्रू अ कैपेसिटर। ठीक है, ओके। अब उसने क्या बोला है कि भाई आपके पास में इनकी जो वैल्यू है वो सेम होती है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आपके पास एक लूप कंसिडर कर लूँगा। तो उस लूप की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास में ये एक सेक्शन है A और ये दूसरा सेक्शन है B। ये सेक्शन मैंने लिया C और ये सेक्शन मैंने लिया D। तो मैंने इस तरह से लूप लिया है कि उसका जो पोर्शन है लूप का, उस लूप का कुछ पोर्शन तो बाहर है और कुछ पोर्शन उसका अंदर है। जब ये पोर्शन मैंने ले लिया है तो वहाँ पर अब मुझे क्या लगाना है? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने जा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपके पास एक हल्की सी इमेजिनरी एक लाइन बना लेता हूँ। तो हल्की सी एक इमेजिनरी लाइन बना ली मैंने, तो हल्की सी इमेजिनरी लाइन बना ली सो दैट मैं इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को अलग से समझ पाऊँ। तो मेरे पास में फॉर लूप ABC A B डॉट DL विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स IC। क्योंकि यहाँ पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ वायर है, तो यहाँ पर आपके पास में कंडक्शन करंट है, कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा स्पेस के अंदर होता है। तो वायर जब भी है तो वहाँ पे कंडक्शन करंट होगा। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाऊँ तो DL मतलब आपके पास में मैं बोल सकता हूँ पाई R इक्वल्स टू कितना? म्यू नॉट IC। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? म्यू नॉट IC ओवर पाई R। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये A पर भी है, ये B पर भी है, C पर भी है, एवरी पॉइंट ऑन द लूप पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यही है। अब मैं बात करता हूँ फॉर लूप ABDA। जब मैं ABDA की बात करता हूँ तो B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ID। बिकॉज अब इस लूप में आपके पास कौन सा करंट आ जाएगा? ID डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि वायर नहीं है। ओके, लेंथ उतनी ही है लूप की, तो लेंथ उतनी ही है, तो मैंने B डॉट पाई R इक्वल्स टू म्यू नॉट ID। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से भी कितनी आई? म्यू नॉट ID ओवर पाई R। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ओवर लूप ABC और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ओवर लूप ABDA, तो AB जो पॉइंट्स हैं और जो उनको ज्वाइन कर रही है इमेजिनरी लाइन, वो क्या है आपके पास में? सेम है। तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की वजह से क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, अलग अलग तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमारे पास में म्यू नॉट IC ओवर पाई R विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ID ओवर पाई R। और यहाँ से हम क्या देखते हैं?
यहाँ से हम देखते हैं ये कैंसिल, म्यू नॉट कैंसिल, तो व्हाट वी गेट इज आई सी बराबर आई डी। तो हम क्या देखते हैं, फॉर एवरी पॉइंट जो कंडक्शन करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। इसीलिए हम कहीं पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी ऑब्जर्व नहीं करते, चाहे आप कैपेसिटर की बात ही क्यों ना करें। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्शन करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हो ही नहीं सकती डिसकंटिन्यूटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, बिकॉज वो तो उनकी प्रॉपर्टी है। तो उसको करंट को भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसलिए कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आपस में क्या है, बराबर है एट एवरी पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आप उसको शो कर सकते हो। दिस वाज अ पर्टिकुलरली थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, और जब हमें पता लग गया कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर है तो बोल रहे हैं इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? यस, क्योंकि जितना करंट घुसता है उतना ही करंट निकलता है। तो इस प्लेट में यहाँ पर आपके पास कौन सा करंट घुसा, कंडक्शन करंट, और इस प्लेट से कितना निकल गया, डिस्प्लेसमेंट करंट निकल गया, जो कि आपस में बराबर है। तो किरचॉफ का लॉ एप्लीकेबल है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता था अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, और अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर पे इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो समझ लीजिए, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक टिपिकल सा क्वेश्चन आ गया जो हमें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी, बिकॉज हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते। ओके, बट आई होप कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद इस पर डेफिनेटली ध्यान देंगे, और अगर आपने वीडियो देख भी ली तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 26। आंसर द फॉलोइंग गिवन रीजन, आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजन। ओके, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। डेफिनेटली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो आपके पास में सेम काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकलते जब कोई भी मोनोक्रोमैटिक लाइट उस पर इंसिडेंट होती है। इसका सिंपल सा कारण है, बिकॉज हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास निकल सकते हैं, वो हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल जब डिफरेंट है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक अलग एनर्जी लगेगी, और जब एक अलग एनर्जी लगेगी तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो बचेगी एनर्जी वो भी डिफरेंट बचेगी। तो ये कहना सही नहीं होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से निकलते नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं वो एक एनर्जी से निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो सेम एनर्जी लेवल पर है वो दूसरे एनर्जी से निकलते हैं। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमर्ज विद द सेम एनर्जी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये इसका रीजन हो गया। फिर आते हैं बी पार्ट पर, विच इज द सैचुरेशन करंट इन केस ए इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। बिल्कुल, क्योंकि इंटेंसिटी का जो मतलब होता है वो होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया ओवर अ प्लेट। ठीक है, दिस इज योर इंटेंसिटी, पर यूनिट टाइम भी होता है। तो जब हम नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो सपोजली 100 फोटॉन्स आए, तो 100 फोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को केपेबल है निकालने के लिए? सिर्फ 100 ही इलेक्ट्रॉन्स को केपेबल है। तो जब वो 100 फोटॉन्स आ रहे हैं तो हर बार वो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं? 100। अब सपोजली मैंने 200 फोटॉन्स डाल दिए, तो अब वो 200 फोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे? 200 को। तो मेरे पास में जो सैचुरेशन करंट है 100 फोटॉन्स के लिए 100 था, अब 200 फोटॉन्स के लिए कितना हो गया? 200 हो गया। तो इसका मतलब जो सैचुरेशन करंट होता है वो अलग अलग होता है फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस वेरी। ठीक है, अब सी पार्ट है, if one goes on increasing the wavelength of light incident on a metal surface, keeping its intensity constant, emission of photoelectrons stop at a certain wavelength for this metal. ठीक है, तो अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के, तो हमें पता है कि एक ऐसी वेवलेंथ आएगी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कि आपके पास में क्या है? मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन। तो जब आप वेवलेंथ घटाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप वेवलेंथ बढ़ाते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी घट रही है, और फ्रीक्वेंसी घटते घटते किस पर आ जाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। अगर आप उससे नीचे जाते हैं तो फोटो एमिशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं तो यू बेसिकली रीच
अ वैल्यू नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिस पर कि हमारी जो एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो जीरो हो जाती है, और उसके नीचे तो वो इजेक्ट ही नहीं होते बिकॉज नाउ आवर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस वाज रीजनिंग क्वेश्चन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो 26 वाज बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब 27 क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि मेरे को दिख रहा है कि किस पर बेस्ड है, न्यूक्लियाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? द डिफरेंस इन द मास ऑफ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड द मास जो हमें एक्चुअली नेचुरली मिलता है। तो हम मास डिफेक्ट को जब डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा एम इक्वल्स टू ए माइनस जेड टाइम्स एम एन प्लस जेड टाइम्स एम पी minus mass. The difference in the sum of the masses of neutrons and protons and the naturally occurring atom is known as mass defect. ठीक है? And binding energy की जब बात करेंगे तो the energy required by any atom in order to bind all the nucleons of its nucleus. Okay? The energy required नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे the energy taken out from the nucleus of an atom in order to bind the nucleons of the nucleus is known as binding energy. ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? द एनर्जी विच इज बेसिकली द एनर्जी टेकन आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम in order to bind the nucleons of the nucleus is known as binding energy. इसीलिए जब बाहर निकल गई है तो हम इसको क्या लेते हैं, इसलिए उसको क्या लिखते हैं, नेगेटिव. या फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू बाइंड दी न्यूक्लियंस ऑफ द एटम और द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. ओके, मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट की जब हम डेफिनेशन पर आएंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस इन मास ऑफ द एटम एंड द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स इज नोन एज मास डिफेक्ट. तो जो भी उसके पास उसका मास है और जो भी उसके न्यूक्लियॉन्स का मास है, उन दोनों के जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट. जहां पे मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ द एटम. ठीक है, क्लियर है. और फिर आता है बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन. तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट all the nucleons of a given atom is known as binding energy. जो हमें एनर्जी लगती है या चाहिए किसी एक एटम के सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, या फिर जो एनर्जी खर्च कर दी गई है किसी भी एक न्यूक्लियस के सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. तो बेसिक डेफिनेशन है, ये सब आपको पता होगा, आपने समझी भी होंगी, तो बस डेफिनेशंस आपको लिखनी है. ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा है, डिस्क्राइब फिजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. तो फिजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में हम क्या करेंगे, यू कैन टेक एनी एग्जांपल विच इज यूरेनियम U-235. तो U-235 में एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं सो दैट इट बिकम्स U-236. अब ये जो U-236 है ये हाईली अनस्टेबल बन जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है कॉन्स्टिट्यूएंट दो एलिमेंट्स के अंदर विच इज क्रिप्टॉन एंड बेरियम. ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास में देयर विल बी सम एनर्जी विच विल बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑन दिस साइड इसके न्यूक्लियस को हम क्या कर रहे हैं, इसके न्यूक्लियस को हम ब्रेक कर रहे हैं. तो जब न्यूक्लियस आपके पास में ब्रेक हुआ तो उसमें से कुछ एनर्जी निकली. वो जो एनर्जी निकली उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी. तो देयर विल बी सम एनर्जी रिलीज विच विल बी हाउ मच, दैट बाइंडिंग एनर्जी इज हाउ मच, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बस आप एक फिजन प्रोसेस दिखा सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो यहाँ पर आपके सामने रिलीज हो रही है. ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला है, बी पार्ट, विच इज अ ड्यूट्रॉन
contains a proton and a neutron, has a mass of 2.013553 U. Calculate the mass defect for it in U and its energy equivalence. तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन के पास एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो डेल्टा एम निकालने जाएंगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस एम इंटू एटॉमिक मास यूनिट टाइम सी स्क्वायर। अच्छा, अभी और बाइंडिंग एनर्जी की जब बात करेंगे या क्यू वैल्यू की बात करेंगे तो दैट विल बी एम एन प्लस एम पी माइनस एम यू टाइम्स सी स्क्वायर। तो अब मुझे यहाँ पर इनका मास दिया गया है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.008665, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.007277 माइनस मास कितना है उसका 2.013553। ये तो आपके पास में मास डिफेक्ट आ गया। और अगर आप एनर्जी की बात करने जाएंगे, दिस इज डेल्टा एम, तो एनर्जी की बात करने जाएंगे, सॉल्व करिए इसको और ये जो भी आपके पास में डेल्टा एम आता है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो ये जो डेल्टा एम यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा। और याद रखिए कि न्यूक्लियस के केसेस, जो न्यूक्लियस के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें आप कभी भी कोई आपके पास डेसिमल प्लेसेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको सारी की सारी डेसिमल प्लेसेस को लास्ट डेसिमल प्लेस तक लेना पड़ेगा, बिकॉज वहीं पर डिफरेंस आता है उसमें। ठीक है, तो कैलकुलेटिव है, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशंस करिए, ये जो भी आपके पास में निकल के आता है उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज द अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो पर्टिकुलरली लगेगी इसके न्यूट्रॉन को, क्या न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को तोड़ने में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ड्रॉ सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडीइंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि क्या कह रहा है। ड्रॉ अ सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडीइंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड के हमें पता है कि पीएन जंक्शन डायोड को हम दो ही तरीके से ऑपरेट करते हैं, एक है फॉरवर्ड बायस और दूसरा है रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस का एक बना लीजिए। फॉरवर्ड बायस में मेरे पास में एक पीएन जंक्शन डायोड बना लेते हैं। ये एक बैटरी है मेरे पास में, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द वोल्टेज, और यहाँ एक एमीटर लगा देता हूँ। सो ये मेरे पास में कौन सा फॉरवर्ड बायस हो गया, टू स्टडी दी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस। अगर मैं रिवर्स बायस में जाऊँ तो रिवर्स बायस में मेरा जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो सेम ही है होगा, बस हमें क्या करना होता है, जो टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी होते हैं उसको रिवर्स करना होता है। तो दिस इज माय रिवर्स बायस। तो ये आपके पास में डायग्राम्स आपको बनाने थे टू स्टडी द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। अब इसके बाद दूसरा पार्ट क्या कहता है, शो द शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो मेरे को इसका मतलब वीआई ग्राफ बना के दिखाना है। तो जब मेरे को वीआई ग्राफ बना के दिखाना है तो मैं बना देता हूं। तो ये मेरे पास में वीआई ग्राफ है, दिस इज आई, दिस इज वी। तो ये फॉरवर्ड बायस का मैं बना रहा हूं। तो फॉरवर्ड बायस का जो बनेगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। यहाँ पे दिस इज योर वी नॉट। वी नॉट का मतलब है आपके पास में बैरियर पोटेंशियल, मिनिमम वोल्टेज जो आपको चाहिए किसी एक डायोड को फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराने के लिए। और ये जो मिनिमम वोल्टेज होती है बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद हमें करंट मिलता चला जाता है। ये है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जहाँ पर कि जो करंट होता है कम होता है और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे एकदम से बढ़ जाता है। तो दिस इज माय करंट एंड दिस इज माय वोल्टेज नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास में है
फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज माय रिवर्स बायस। और इस केस में ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक तरह से हम मानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड होता है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही ऑपरेट करता है, वो रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं करता। तो हमसे थर्ड पार्ट क्या है, मेंशन टू इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गेट। तो वन इंफॉर्मेशन इज दैट द सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड gives current or operates under forward bias and does not operate under reverse bias, or forward bias में there is a barrier potential above which the PN junction starts operating, and in the reverse bias there is a breakdown voltage below which the semiconductor PN junction diode will allow all the current to pass through it। तो ये हमारी दो observations हैं जिनको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे हम देखें अगर सेक्शन सी में, तो जो सारे क्वेश्चंस थे कुछ कॉन्सेप्चुअल थे और बाकी थ्योरेटिकल बेस थे आपके पास। तो अगर आपको थोड़ी सी भी थ्योरेटिकल बेसिक डीप नॉलेज है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को समझ सकते थे। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही है सेमीकंडक्टर्स का, विच इज़ VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल सा था सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन तो। और इससे पहले भी जो हमने करा है कि डिफाइन आपके पास में है, तो ये तो हमें सीधा सीधा पता होती हैं चीज़ें। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अगर हम बात करें तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26 रीजनिंग, जहाँ पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम चलेंगे आपके पास में सेक्शन डी पर, और जो सेक्शन डी है वो होता है केस स्टडी। और जो केस स्टडी होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन होता है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा कई बार वो ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। होता तो 1 मार्क के ही क्वेश्चंस हैं, बट स्टिल थोड़ा सा समझने में कभी कभी केस स्टडी हमें मतलब कंफ्यूज कर देती है। तो चलिए ज़रा केस स्टडी पे आते हैं। तो देखते हैं केस स्टडी क्या कह रहा है। अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर C, a resistor of resistance R and an ideal battery of EMF V as shown in figure is known as RC series circuit। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपके पास में सीरीज में रखे हुए हैं, बस दैट्स इट, और एक बैटरी लगा रखी है। एज सून एज द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय क्लोजिंग की S1, तो S1 को मैंने कंप्लीट किया, कीपिंग S2 ओपन, S2 ओपन है तो यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं, बस नीचे से करंट जाएगा। चार्जेस बिगिन टू फ्लो बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स एंड द बैटरी टर्मिनल्स, तो जो चार्जेस हैं वो आपके पास में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ऑल्सो इंक्रीजेज विद टाइम। बिल्कुल, जब चार्ज बढ़ेगा उसकी कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो अब वो क्या बोल रहा है, द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द चार्ज क्यू ऑन द कैपेसिटर चेंजेस विद टाइम टी एज, उन्होंने हमें एक एक्सप्रेशन भी दे दिया है विच इज Q 1 - e टू द पावर -t ओवर RC। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया है जो कि है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर पे, कि कुछ समय बाद इतना चार्ज इस पर आ जाएगा, टाइम की वैल्यू डालेंगे तो हमें अलग अलग चार्जेस मिलते चले जाएंगे। अब उसने क्या पूछा है, द चार्जिंग करंट कैन बी ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग इट, एंड वो आपके पास में ये रहा। कंसिडर द केस जहां पर उन्होंने बोला है R कितना है 20 किलो ओम्स, कैपेसिटेंस कितना है 500 μF, और वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। तो अब ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस पर हमें क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। तो लेट्स सी कि क्या क्या हमारे पास में चीज़ें हैं। तो पहला है द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। तो फाइनल चार्ज का मतलब आपके पास में व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, तो व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज तो फाइनल चार्ज का मतलब होगा आपके पास में कितना दिया था हमें कैपेसिटेंस, हमें कैपेसिटेंस दिया था 500 और वोल्टेज कितना था 10, तो फाइनल चार्ज विल बी Q इज इक्वल्स टू 500 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10, सो दिस विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल 5 मिली कूलम। तो फाइनल चार्जेस कि जब फुली चार्ज हो गया होगा वो, और फुली चार्ज होने का मतलब मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, फिर है सेकेंड, फॉर सफिशिएंट टाइम द की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। नाउ की S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन, तो अब S2 को क्लोज कर दिया
व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो जब आप S2 को क्लोज करोगे, देख लेते हैं यहाँ पर, S1 को ओपन, S2 को क्लोज कर दिया, तो अब क्या होगा, ये सर्किट सिर्फ वर्क करेगा। तो जब ये सर्किट वर्क करेगा तो ये जो कैपेसिटर है ये रेजिस्टर के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और जब डिस्चार्ज होगा तो जितनी भी एनर्जी है कैपेसिटर के ऊपर वो फाइनली आपके पास क्या है, सारी की सारी रेजिस्टर के क्रॉस खर्च हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ हीट। तो जब एनर्जी ही नहीं बची तो चार्ज कितना बचेगा कैपेसिटर पे, 0 बचेगा। तो इसका मतलब फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी हाउ मच, 0। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है जी। फिर है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर RC। अगर हम एक्सप्रेशन को देखें बच्चों तो Q1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी ओवर RC, हमें पता है फिजिक्स में कि यहाँ पर ये e की पावर है, तो ये जो e की पावर है दिस हैज़ टू बी डायमेंशनलेस, अदरवाइज तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता इसको अगर ऊपर कोई नंबर के अलावा कोई फिजिकल क्वांटिटी आ गई। तो डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो t ओवर RC के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, M0 L0 T0। तो यहाँ से RC के डायमेंशंस क्या आ गए, सिर्फ और सिर्फ T। तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ RC इज M0 L0 ओनली T। तो कौन सा ऑप्शन है, D ऑप्शन। ठीक है, आसान है, ठीक है। अब आते हैं हम आपके पास में इसके फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, द वैल्यू ऑफ करंट इन द रजिस्टर आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो वैल्यू ऑफ करंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करते हैं डिफरेंशिएट, dq बाय dt विच विल बी q e टू द पावर माइनस टी बाय RC ओवर RC। ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। दिस इज माय वैल्यू ऑफ करंट। Q की वैल्यू मुझे पता है विच इज 5 मिली कूलम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, देख लेते हैं यहाँ से। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 किलो ओम्स, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3। कैपेसिटेंस की है 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ई टू द पावर -5 over again RC which is 20 into 10 to the power 3 into 500 into 10 to the power -6। ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 100 so this is 10 to the power कितना -6 और ऊपर 6 गया, तो ये सब कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा है 1/20 इंटू 100 एंड दिस इज ई टू द पावर। इसी तरह से 1 4 तो 6 ही गया, 5 से 5 गया, दिस इज ई टू द पावर -1/2। तो हमारे पास में जो बच रहा है वो बच रहा है 1/2 रूट ई into 10 to the power -3. So this is 1/2 root E मिली एम्पियर। तो 5 सेकेंड बाद दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट जो आपके पास में कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करना चाहिए। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, विच इज ए ऑप्शन। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है दिस इज बेसिकली चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब यहाँ पर मुझे याद है कि मेरे भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि सर आपने तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो हमें इसलिए ये क्वेश्चन आ गया, बट बाकी मेरे जो स्कूल के क्लासमेट्स हैं उनको तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अब ये कॉन्सेप्ट पता हो या ना पता हो, अगेन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें सब कुछ दे दिया गया। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ, मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ और मैं तीसरे पार्ट की बात करूँ, उसमें तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर पता होना चाहिए, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर चौथे पार्ट की बात करूं तो मुझसे पूछा गया है करंट, और मुझे पता है वहां पे बोला गया है कि भैया डिफरेंशिएट करके करंट आ जाता है, तो डिफरेंशिएट करो और वैल्यूज पुट करो। तो क्या इसमें कॉन्सेप्ट पता होने की जरूरत थी? नहीं। बट फिर भी एज अ स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया पैनिक,
और पैनिक करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हमें तो नहीं आता, हमें तो नहीं आता। इंस्टेड अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग अपना इस चीज़ पे खर्च करते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या क्या मुझसे पूछा गया है, ज़रा निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये हम जब जेई की बात करते हैं उसमें हम पढ़ाते हैं कंटेंट के अंदर, बट सीबीएसई के अंदर हम थोड़ा सा लीव आउट कर देते हैं इसको। ठीक, इसी तरह से चार्जिंग ऑफ इंडक्टर भी आता है, डिस्चार्जिंग भी आता है, रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा था ना, तो डिस्चार्जिंग भी आता है। तो ये सारी चीजें हैं, बट सीबीएसई ने आपसे ये तो नहीं पूछा कि ये एक्सप्रेशन निकला कैसे। सीबीएसई ने आपको एक्सप्रेशन दे दिया, उसके बाद आपसे ये एक्सपेक्ट किया कि आप थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट करके कोशिश करिए और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आई होप कि अब इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप एक जो काम डेफिनेटली करेंगे वो है कि पैनिक नहीं करेंगे कभी भी। कोई भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन की तरह अप्रोच करो, उसको सिर्फ इसी माइंडसेट से अप्रोच करो कि ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है तो इसका मतलब मुझसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें लाइफ में आगे लेके जाती है। अदरवाइज नेगेटिव तो बहुत कुछ है हमारे आसपास। ठीक है, तो नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोच के सिर्फ आपको किस चीज़ के बारे में सोचना है, पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सबसे पहले है अपनी अप्रोच को पॉजिटिव बनाओ। हाँ भाई, मुझसे होगा, मैं कर सकता हूँ। और स्पेशली फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में हम पूरे 2 साल बस यही करते रहते हैं कि मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही, मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही। बट फिजिक्स होगी जब आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदल लोगे। फिजिक्स होगी, फिजिक्स के सारे सवाल बनेंगे जब आप फिजिक्स से डरना बंद कर दोगे। फिजिक्स होगी, फिजिक्स के सारे सवाल बनेंगे जब आप फिजिक्स को रटना बंद कर दोगे। फिजिक्स होगी, फिजिक्स के सारे सवाल बनेंगे जब आप फिजिक्स को रटना नहीं, समझना शुरू कर देंगे। फिजिक्स से घबराना नहीं, उसको संभालना शुरू कर देंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए कि फिजिक्स को अटेम्प्ट कैसे करना है। चलिए आते हैं हम आपके पास इसके 4th पार्ट पर। और 4th पार्ट क्या कहता है, द की S1 is closed and S2 is open, the initial value of charging current in the circuit। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है आपके पास में t को जब आप 0 पुट करेंगे, तो t को जब आप 0 पुट करेंगे तो वहां से आपके पास क्या आएगा, Q/RC। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू नहीं आनी, तो सिर्फ कौन सी वैल्यू आनी है, सिर्फ ये वाली। और ये कितनी है, 0.5 मिली एम्पियर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, विच इज ऑप्शन बी। तो ये सवाल आपका सिंपली सॉल्व हो गया है, विच वॉज बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30th पर। और 30th क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अच्छा, ये रे ऑप्टिक्स के ऊपर है सवाल। A thin lens is a transparent optical medium bounded by 2 surfaces, at least one of which should be spherical. Applying the formula for image formation by a single spherical surface successively at the 2 surfaces of a lens, one can obtain the lens maker's formula। तो ठीक है, ये तो हमें जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिससे कि हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला की डेरिवेशन कर सकते हैं, जहां पे 2 स्फेरिकल सरफेसेस पे हम इमेज फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, A lens has 2 foci, बिल्कुल, called the first focal point and the second focal point of the lens, one on each side। तो हमें यहाँ पर कुछ एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे ये मेरा लेंस है, ये मेरी स्क्रीन है, और यहाँ पर कुछ मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा गया है जहाँ पे एक ये एरो है और एक इस तरह से है जिसका ये डॉट लगा हुआ है। तो अब हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस क्वेश्चंस को जरा देखते हैं कि क्या दिए गए हैं। ओके, तो पहला जो सवाल है वो है, कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, अ ब्लैक वर्टिकल एरो एंड अ हॉरिजॉन्टल थिक लाइन विद अ बॉल। हाँ ठीक है, हमने देखा था एरो थी और आपके पास में बॉल थी, है ना। तो हमारे पास एरो कुछ इस तरह से थी और बॉल हमारे पास में कुछ इस तरह से है। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि when the plate is illuminated its real image is formed on the screen। तो रियल इमेज बन रही है, which of the following correctly represents the image formed on the screen। तो जब रियल इमेज बनती है तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास में एरो है, ये एरो तो मेरे पास कैसा आना चाहिए, इन्वर्टेड, मतलब इस तरह से आना चाहिए। तो जरा मैं ऑप्शंस में देख लेता हूं, तो मेरे पास भी जो ऑप्शन ए और बी है ये तो कैंसिल ही हो गए, क्योंकि
एरो को कैसा होना पड़ेगा, इन्वर्टेड, और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो एरो है वो वर्टिकल ही है, मतलब सीधी इरेक्ट ही रहती है, विच इज नॉट करेक्ट। रियल इमेज के लिए हमेशा इन्वर्टेड होना चाहिए। अब दूसरा, आपके पास में जो एरो है, मतलब ये वाली जो लाइन है विद अ बॉल, इसमें अगर इस फिगर में देखें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा, आपके पास में इसमें भी चेंज आएगा और ये भी आपके पास में फ्लिप हो जाएगी ऑन द अदर साइड। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब आते हैं दूसरे पे, और वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस तरह के सवालों पे बहुत ध्यान देना होता है, बिकॉज हमारा जो दिमाग है वो किस तरह से काम करता है कि हम नॉर्मली विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम सीधा करेक्ट पे मार्क कर देते हैं, जबकि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, तो चार में से कोई एक ही ऐसी स्टेटमेंट होगी जो गलत होगी, बाकी सब सही होंगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, फॉर अ कन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो वहां पे मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आपके पास में इन्वर्टेड। तो अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है तो वहां पे मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होती है। तो मेरे हिसाब से यही वाली स्टेटमेंट जो है वो मुझे गलत लग रही है, बिकॉज कन्वेक्स मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्योंकि अगर हम रे डायग्राम भी बनाए कन्वेक्स मिरर का, तो कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से होता है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कन्वेक्स मिरर में जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखता हूं तो रे जाती है और आपके पास में डिवेट हो जाती है। अब इसको मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा और दूसरी रे मैं पास कराऊंगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैं क्या देखता हूं कि मेरी जो इमेज है वो कुछ यहां पे बनती है, विच इज अ इरेक्ट इमेज। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब होता है रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज। तो क्या कन्वेक्स मिरर में कभी भी ऐसा होता है, नहीं होता। तो इज ऑलवेज नेगेटिव। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ओके, तो अगर यही वाला स्टेटमेंट गलत है तो यही मेरा ऑप्शन हो गया। बाकी बी सी डी भी देख लेते हैं कि वो सही है क्या। फॉर ऑल वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। बिल्कुल, वर्चुअल इमेजेस जब भी बनती है तो हमेशा आपके पास में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है बाय मिरर। ठीक है, तो एक केस इस पे बचता है और वो केस है आपके पास में कि जब कनकेव मिरर है और उसमें जब आपके पास में फोकस और आपके पास में पोल के बीच में जब इमेज होती है तो फोकस से गया और ये आपके पास पोल से गया, तो ये बनी वर्चुअल इमेज। तो सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर में इसी केस में वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सारे केसेस में रियल इमेज बनती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इरेक्ट इमेज है और इरेक्ट इमेज का मतलब होता है पॉजिटिव। और कन्वेक्स के लिए तो मैंने बना ही रखा है पहले, जो कि आपको हमेशा कैसा दे रहा है, एक पॉजिटिव, मतलब इरेक्ट इमेज ही दे रहा है, तो विच इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब स्टेटमेंट बी करेक्ट है। अब सी पर आते हैं। फॉर अ कनकेव लेंस मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कनकेव लेंस में क्या होता है, इसको जरा हटा देता हूं मैं। कनकेव लेंस की अगर बात करें तो कनकेव लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस कुछ मेरे पास इस तरह से होता है। अगर हम यहां पर बात करें, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रे गई, इट विल डाइवर्ज। ये कुछ इधर आई और एक रे मैंने पास करा दी, तो हमें किस तरह की आपके पास में ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अगेन इरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब आपके पास क्या मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव होगी। आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे आपको हमेशा ही एक इरेक्ट इमेज मिलेगी। हाँ, डिमिनिश्ड होगी तो मतलब आपकी जो मैग्निफिकेशन होगी 1 से कम होगी, बट इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब concave lens magnification is always positive, yes it is always positive. For real and inverted images magnification is always negative. ये मैं बार बार तब से बोलता आ रहा हूँ कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका मतलब बी सी डी ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट था, पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट था। चलिए अब आते हैं थर्ड पे, और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is cut into two equal parts perpendicular to the principal axis
द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी। ओके, तो यहां पर हमें जो बोला गया है वो बोला गया है कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है और उस कन्वेक्स लेंस को हमने क्या किया है, यहां से उसको कट कर दिया है, क्योंकि बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मैं इसी तरह से कट करूंगा। अब ये मेरे पास में एक लेंस हो गया, दिस इज माई लेंस 1 एंड दिस इज माई लेंस 2। मुझे पता है कि जब भी दो लेंसेज को हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो वहां पर जो इफेक्टिव पावर होती है वो हो जाती है पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस। ठीक है, ओके। सो यहां पे मेरे पास में क्या आएगा, 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर मैं इस लेंस की बात करूं और इस लेंस की बात करूं तो यहां पर लेंस का मटेरियल सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो इसका मतलब दोनों की जो फोकल लेंथ है वो भी आपके पास में क्या होगी, इन दोनों की जो फोकल लेंथ होगी वो भी सेम ही होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f1। सो 1/f विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 2/f1। सो f1 यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 2f के बराबर आ गया है। सो इसका मतलब ये जो लेंस है L1 और L2, इसमें इन दोनों की जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2f के बराबर हो जाएगी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 2f? बिल्कुल है, बी ऑप्शन। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी में ऑप्शन दिया गया था और ऑप्शन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इन केस 1 above is 20 centimeter from the lens and the screen is 50 centimeter away from the object, the focal length of the lens used is। तो यहाँ पर मुझे एक जो चीज दी गई है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस है। तो देखते हैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो ये मेरे पास में लेंस है और अब इस लेंस से मैंने जो ऑब्जेक्ट है उसको कितनी दूर पे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है। और जो स्क्रीन है, यहाँ पर स्क्रीन है, दिस इज माई स्क्रीन, यहां से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। बिकॉज बोला गया है एंड द स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो स्क्रीन है वो आपके पास में ऑब्जेक्ट से 50 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है लेंस से स्क्रीन का, ये लेंस से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। और मुझे पता है कि जो इमेज मिल रही है वो मुझे स्क्रीन पे ही ऑब्टेन हो रही है। तो मुझे यहाँ पे दो चीजें पता है, एक पता है मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और एक मुझे पता है इमेज डिस्टेंस विच इज v। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला विच इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सिंस यहाँ पर हमारे पास इमेज ऑब्टेन हो रही है तो इट इज अ रियल इमेज, और रियल इमेज के लिए v हम लेंगे पॉजिटिव, तो 1/30। u हमेशा ही हमारे लिए नेगेटिव होता है सिंस इस तरफ है, माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/f। सो 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20। तो ये कितना आ गया यहाँ से, 60 एलसीएम हो गया, दिस इज 2 प्लस 3। सो f यहाँ से आ गया है 60/5 एंड 60/5 का मतलब होता है 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज हाउ मच, 12 सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, विच इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता तो आप ये वाला पार्ट कर सकते हो, और ये तो बिल्कुल ही 10th के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बिकॉज हमने ऐसे बहुत सारे सवाल किए हैं 10th के अंदर जहाँ पर इमेज डिस्टेंस पता होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होता है और हमें लेंस फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकालनी होती है। तो इस वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका आखिरी पार्ट पर आ जाते हैं, और आखिरी पार्ट क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ अ बाइकन्वेक्स लेंस इज x1 and the distance of image from the second focal point is x2, the focal length of the lenses। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हमारे पास में एक बाइकन्वेक्स लेंस का मतलब सिंपल एक कन्वेक्स लेंस है, उसका ये पहला फोकल पॉइंट है f1, ये दूसरा फोकल पॉइंट है f2। तो मेरे पास में जो मुझे बोला गया है यहाँ पर, वो बोला गया है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फर्स्ट फोकल पॉइंट से वो है x1।
तो यहाँ पे सपोजली मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है और ये जो डिस्टेंस है वो है x1। इसकी मुझे कुछ इमेज ऑब्टेन हो रही है और इमेज कुछ मुझे यहाँ पर ऑब्टेन हो रही है सपोजली, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास में x2 है। तो अब मुझे जो बोला गया है वो बोला गया है कि इस लेंस की फोकल लेंथ निकालिए। तो जब इस लेंस की फोकल लेंथ मुझे निकालनी है तो मुझे अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है और मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस भी पता है। कैसे पता है? अरे भैया ये तो फोकल लेंथ एफ ही होगी। तो इसका मतलब मेरे पास में जो u है वो हो गया है x1 प्लस एफ, और मेरे पास जो डिस्टेंस v है वो है आपके पास में f प्लस x2। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर v जो है वो है f प्लस x2, सो 1/x2 प्लस f माइनस 1/x1 प्लस f इक्वल्स टू 1/f। अब हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? साइन कन्वेंशंस, और साइन कन्वेंशंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो एलसीएम लेंगे, सो दिस विल बी x1 प्लस एफ प्लस x2 प्लस एफ ओवर x2 प्लस एफ इंटू x1 प्लस एफ इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनको जरा सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारे प्रॉब्लम्स लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जरा करते हैं इसको। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस 2f टाइम्स f, और यहाँ मिलेगा हमें x1 x2 प्लस x1f प्लस x2f प्लस f स्क्वायर। तो ज़रा इसको ओपन करते हैं। तो x1f प्लस x2f प्लस 2f स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x1 x2 प्लस x1f प्लस x2f प्लस f स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास x1f x2f क्या हो गए? कैंसिल हो गए। f स्क्वायर इधर आएगा तो दिस इज f स्क्वायर, जो कि यहाँ पे किसके बराबर है? x1 x2। तो f यहाँ पे कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ x1 x2। सो फोकल लेंथ आपके पास में अंडर रूट ऑफ x1 x2 आ गई है, विच इज ऑप्शन सी। तो बस कुछ नहीं करना था इस सवाल में, आपको बस और बस अपना लेंस फॉर्मूला लगाना था। आपने लेंस फॉर्मूला कब सीखा है? आपने लेंस फॉर्मूला सीखा है क्लास 10th में। तो अगर आपको रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें और वहां पर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट रे ऑप्टिक्स का नहीं आता था, आपको 10th क्लास की रे ऑप्टिक्स आती है बस, तो भी आप ये पूरी की पूरी केस स्टडी खुद से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हमसे नहीं पूछा गया है जो इन्वॉल्व करता हो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, जो इन्वॉल्व करता हो प्रिज्म को। यहाँ पे बहुत ही बेसिक सवाल हमसे पूछे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ रे ऑप्टिक्स, और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लास 10th में पढ़ रखे। तो एक तरह से अगर आपको रे ऑप्टिक्स मुश्किल चैप्टर लगता है तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि अरे रे ऑप्टिक्स से जो सवाल है वो सिंपल सवाल यहाँ पर आया है एकदम। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेंट्रेट करिए। कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बेसिक्स पे ध्यान देंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ओके, तो अब हम आते हैं इस पेपर के फाइनल सेक्शन पर, विच इज सेक्शन ई, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, विच इज 5 मार्क्स। बट इन सवालों की जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि इन सवालों का जो लेवल होता है उसमें से हमें कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी ऐसा सवाल आएगा 5 नंबर में से जो बिल्कुल नहीं आता। इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा, और इस वजह से आपको इसमें कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही।
ठीक है, मैं उस सब चीज़ों के लिए बात कर रहा हूँ कि जब हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो जब 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो मार्क्स ऑब्टेन करने की टेंडेंसी होती है, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता वो बहुत कम होती है। बट 5 मार्कर क्वेश्चंस में बहुत कम बार ऐसा होता है कि हमें 0 मार्क्स मिले, हमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस 5 म्यू कूलम एंड -1 म्यू कूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स -3, 0,0 एंड 3,0,0. ठीक है, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक 5 म्यू कूलम का चार्ज है विच इज एट -3,0,0 और एक मुझे -1 म्यू कूलम का चार्ज है विच इज एट पॉइंट 3,0,0. अब यहां पर एक फील्ड है जो कि प्रेजेंट है और वो फील्ड कितनी है, A/r² r कैप, जहां पर A की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁵ वोल्ट मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पास में कितना चेंज आ गया है सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, वो आपको निकालना है। तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि चेंज के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो इनिशियली इस सिस्टम की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो वो है आपके पास कितनी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ठीक है, जब हम फाइनल की बात करने जाएंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब हमारे पास होती है, तो जब एक एक्सटर्नल फील्ड होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R। तो आपसे तो जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि भाई कितना चेंज हो गया, तो कितना चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है कट जाएगा, तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद इज Q1 V1 प्लस Q2 V2। तो यहाँ पर Q1 V1 प्लस Q2 V2 का मतलब है, V1 का मतलब पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और V2 का मतलब है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या हमें कोई एक्सप्रेशन पता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप देता हो? हाँ पता है, बिल्कुल पता है। और क्या पता है हमें उस रिलेशनशिप के बारे में, dV/dr = -E। तो हमें जो रिलेशनशिप पता है वो है dV/dr = कितना, -E। तो dV/dr = -A/r²। तो जरा करते हैं, तो दिस विल बी dV = -A/r² dr, और अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जब हमें निकालना है, तो अब हम किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसको, हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। तो ये आ गया आपके पास में एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट R। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर मैं देखूँ 1/r² से वेरी कर रही है, तो मुझे किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पर 1/r² से है, तो कहाँ जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, जब आपके पास में बहुत दूर वाला पॉइंट होता है वहीं पर जाके 0 होती है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, -A बाहर 1/r² dr, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो 1/r² का इंटीग्रेशन होगा -1/r, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, -A इंटू -1/r। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, A/r। तो मेरे पास में, क्योंकि यहाँ पर जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो मेरे पास में जो पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किसी भी पॉइंट का, वो कितना आएगा, A/r। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पर, ये तो पोटेंशियल आ गया किसी भी पॉइंट का। तो मेरे पास जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, एक था -5 म्यू कूलम प्लेस्ड एट -3,0,0
और एक था मेरे पास, सॉरी दिस वाज +5 कूलम, और एक था -1 म्यू कूलम प्लेस्ड एट 3,0,0। तो मेरे पास में इस पॉइंट का जब पोटेंशियल लिखने जाऊंगा मैं, तो इस पॉइंट का ये A हो गया, ये B हो गया, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A विल बी A/R। कितना है 3, ठीक है, R कितना है 3 है, तो R 3 है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे जो QAVA, तो वो कितनी आ जाएगी 5 × 10⁻⁻6। A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, A की वैल्यू थी 3 × 10⁵, तो ज़रा डाल देते हैं 3 × 10⁵/3। सो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 5 × 10⁻⁻1 विच इज़ 0.5 जूल्स। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है उसमें भी हमारे पास R कितना है 3, R 3 ही है, और उसमें हमारा जो चार्ज है वो -1 म्यू कूलम है, तो उसमें हमारे पास कितने आएगा QBVB विच इज इक्वल्स टू -1 × 10⁻⁻6। पोटेंशियल A की वैल्यू है अगेन 3 × 10⁵, R अगेन आपके पास में 3 है, ठीक है। और ये जो 3 था, ये एक बार देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, हमें सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं, तो हमें इसको चेंज भी करना पड़ेगा। चलिए, तो डिवाइड बाय 100 भी करना था, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100, तो 3/100, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 100, तो इंटू 100 करेंगे तो दिस विल बी 50 जूल्स। इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज ये जो भी डिस्टेंसेस गिवन है ये सेंटीमीटर्स में, तो यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा। सो अब ये 3 से 3 गया, सो नाउ दिस इज -10 जूल्स। तो अब टोटल चेंज अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा U हमारे पास कितना आ जाएगा +50 -10 विच इज हाउ मच 40 जूल्स। तो इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई है, तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट इज कमिंग आउट टू बी 40 जूल्स। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, बिकॉज यहाँ पर इन्वॉल्व थी इंटीग्रेशन, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर। ठीक है, क्लियर है, ओके। और यहाँ पर पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट लगता है, बिकॉज जब हम किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम फाइनाइट पॉइंट। तो वहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल है, क्योंकि आप एक पॉइंट का पोटेंशियल बता रहे हैं, तो वो भी आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, मतलब इसी के पार्ट पर आते हैं। और इसका पार्ट दूसरा क्या कह रहा था, अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स इज प्लेस्ड इन एयर and they have net charges of 80 mu coulombs and -80 mu coulombs, which causes a potential difference of 16 volt between them. Find the capacitance of the system. तो हमें पता है कि चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है 80 म्यू कूलम्स, तो इसको चेंज कर लेते हैं। चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है, कैपेसिटेंस हमारे पास में है, वही तो निकालनी है हमें, वोल्टेज है और चार्ज पता है। तो वोल्टेज है, चार्ज है 80 × 10⁻⁻6, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज इज 16, तो कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी 80 × 10⁻⁻6 over 16, दिस इज 16 5 तो कैपेसिटेंस इज 5 μF। तो ये आपके पास में क्या आ गई है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आ गई है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पता है कि जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, और कैपेसिटेंस अब आपने चेंज कर दिए 3 टाइम्स, तो अब कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस विल बी हाउ मच 3 × 5 विच इज 15 μF। चार्ज उतना ही है विच इज 80 म्यू कूलम्स, बिकॉज चार्ज को चेंज करने के लिए कोई बैटरी लगानी पड़ती है, बट बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो वोल्टेज विल बी Q/C विच इज 80 × 10⁻⁻6 ओवर कैपेसिटेंस इज 15 × 10⁻⁻6। दिस इज 5 3s, दिस इज 16s, सो वोल्टेज इज 16/3 वोल्ट। ठीक है,
तो ये हो गया आपके पास में। नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट क्या कहता है, इफ द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर्स आर चेंज टू दिस, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द, विल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम चेंज, गिव योर आंसर। डेफिनेटली अगर आप किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसको चेंज कर रहे हैं तो वहां पर उसकी कैपेसिटेंस जो है क्या वो चेंज होगी? नहीं। कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो कैपेसिटेंस इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर जब चार्ज चेंज कर रहे हैं कैपेसिटर पे तो किस पर फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो सवाल था हमारी, सबसे पहले हमें लगेगा अरे ये तो चेंज हो जाएगा, बट नहीं, चेंज नहीं होगा बिकॉज कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करती। ओके, क्लियर है? चलिए अब इसके आते हैं हम और पार्ट पर। इसका और पार्ट था, कंसिडर 3 मेटल स्फेरिकल शेल्स A, B, C, each of radius r. Each shell is having a concentric metal ball of radius r by 10. The spherical shells A, B, C are given charges plus 6q, minus 4q and plus 14q. Their inner metal balls are also given charges, ये सब दे दिया. Compare the magnitude of electric field due to the shells A, B, C at a distance 3r from their centers. Okay, तो ये जो सवाल है अगेन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आसान है वैसे, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी हमें। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर 3 मेटल स्फेरिकल शेल्स। तो ये एक शेल है और उसके अंदर एक मेटालिक बॉल है, ठीक है। अब जो मेटालिक बॉल है आपके पास में उसका रेडियस r/10 है और इसका रेडियस है r, ये A है। इसके सरफेस पे आपके पास कितना चार्ज है? प्लस 6q। और इसकी मेटालिक बॉल पे आपके पास में कितना चार्ज है? -2q। -2q चार्ज है। B जो पोर्शन है B, वो आपके पास में शेल है, मेटालिक बॉल है, जहाँ पे B पर जो चार्ज है वो है -4q और मेटालिक बॉल पे जो चार्ज है वो है +8q। और C है, उसमें जो चार्ज है आपके पास वो कितना है? 14q और अंदर जो चार्ज है वो है -10q। तो अब होगा क्या, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास में सिंस ये कंडक्टिंग शेल्स हैं तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे आपके पास में चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ओके। बट इनर और आउटर सरफेस पे जो भी चार्ज आएगा उसकी वजह से जो आप फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे किसी भी पॉइंट पर जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है उस पे 0 होगा, क्योंकि एक माइनस है और दूसरा प्लस है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, ये जो मेटल बॉल है, ये मेटल बॉल, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और ये जो आपके पास में स्फेरिकल शेल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो अब ज़रा हमें किस पॉइंट पर निकालनी है? एक पॉइंट पर जो कि 3r डिस्टेंस पर है। तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पर इससे 3r डिस्टेंस है, तो इस वाले शेल से भी कितने डिस्टेंस पर है? 3r पर। तो डिस्टेंस सेम है, तो हमें क्या करना है? सिंपली जो चार्ज है +q +6q -2q, तो चार्ज कितना हो गया? 4q। तो 4kq ओवर 3r होल स्क्वायर, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B जाएंगे तो -4q +8q, तो अगेन 4kq ओवर 3r होल स्क्वायर, ठीक है। और अगेन यहाँ पर +14 -10, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C विल अगेन बी हाउ मच? 4kq ओवर 3r होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि तीनों की वजह से जो फील्ड आ रही है एट अ पॉइंट विच इज 3r डिस्टेंस फ्रॉम देम, वो कितनी है? सबके लिए सेम है, ठीक है। और मैंने जो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में बोला था कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में एक चार्ज इनसाइड इंड्यूस होगा और एक आउटसाइड भी इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बट अगर आप देखें तो -8q और +8q की वजह से
इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो एक दूसरे को क्या कर जाएगी, कैंसिल कर जाएगी। तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत यहां पर तो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं और वो क्या बोलता है, अ चार्ज -6 म्यू कूलम is placed at the center B of a semicircle of radius 5 centimeter as shown in figure. An equal and opposite charge is placed at a distance D at a distance of 10 centimeter from B. A charge plus 5 mu coulomb is moved from point C to point A along the circumference. Calculate the work done. तो जब ये वाला सवाल आएगा तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट सी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी और फिर जब ए पर ले गए तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। दोनों का डिफरेंस विल बी योर वर्क डन। ठीक है, तो हमें जरा इस सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फिगर हमें दी गई है। ओके, और अब इस फिगर के हिसाब से हमें बस क्या निकालना है, वर्क डन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन सी पे पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाउ मच, के Q1 Q2 बाय R। अब यहां पर सबसे पहले चार्ज है 6, फिर चार्ज है 5 और ये 6 कितना है, म्यू कूलम्स ही है। तो 6 म्यू कूलम्स इंटू 5 म्यू कूलम्स ओवर डिस्टेंस कितना है, 5 ओवर 100। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100 ओवर 5। 5 से 5 गया, दिस इज 54 इंटू 10 टू द पावर -1। सो दिस इज 5.4 जूल्स। अब बी और सी की वजह से भी होगी, जहाँ पे नेगेटिव है सब कुछ सेम है, तो वो आ जाएगी आपके पास में, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी डी एंड फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी विच इज -5.4। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब इस पोजीशन सी पर आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0, क्योंकि एक की वजह से प्लस है और एक की वजह से माइनस है। अब कहाँ ले गए आप इसको, ए पर ले गए। तो जब ए पर ले गए तो वहां पर क्या चेंज आएगा, वहां पे डिस्टेंसेस का चेंज आ जाएगा, बिकॉज ये तो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है, बट अब डिस्टेंस का फर्क आएगा। तो अब मैं जाता हूं उस पॉइंट पर, इस कैलकुलेशन को मैं हटा देता हूं। तो मुझे पता लग गया कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, 0, क्योंकि सी डी की वजह से आ रही थी 5.4 जूल्स और बी सी आ रही है -5.4। अब आते हैं हम ए डी। जब ए डी की बात करेंगे तो अगेन के Q1 Q2 बाय R विच इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -12, और अब जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 15 ओवर 100 हो जाएगा। सो दिस इज 5 3 ज़ा, दिस इज 2 ज़ा, दिस इज 18 इंटू 10 टू द पावर -1 विच इज 1.8। और जब हम बी ए की बात करेंगे तो बी से तो ए उतनी ही दूरी पर है, तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ए विल बी हाउ मच, अगेन -5.4 जूल्स। तो अब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी आपके पास में वो आएगी -5.4 प्लस 1.8। तो ये कितनी निकल के आई, ये निकल के आई -3.6 जूल्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इनिशियली 0 थी, अब क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है।
जब भी पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो आपके पास में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो व्हाट विल बी दी वर्क डन, तो वर्क डन आएगा आपके पास में माइनस ऑफ -3.6, सो विच इज हाउ मच 3.6 जूल्स। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने में आपको कितना काम करना पड़ा, 3.6 जूल्स ऑफ वर्क हैज बीन डन। ठीक है, सिंपल, बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर जो फोर्सेस वगैरह सब काम कर रही हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसी होती है, कंजर्वेटिव। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें दोनों पार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रेसेस अ पाथ। तो ये कुछ हमें पाथ दिया गया है एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पाथ है ये, नहीं सॉरी प्रोटॉन का पाथ है, वेलोसिटी v से चल रहा है। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब इसी प्लेन में चल रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन नियर पॉइंट्स p, q एंड r। तो जब भी हमारे पास प्रोटॉन चल रहा है तो प्रोटॉन का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन, और करंट की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो जब राइट हैंड थंब रूल की बात करेंगे तो आपसे पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन नियर पॉइंट्स p, q एंड r। तो राइट हैंड थंब रूल निकालूंगा, लगाऊंगा मैं अगर, तो यहाँ पर आपके पास में ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके कहाँ होगी, इसके अराउंड होगी, एंड इट विल बी इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पॉइंट Q पर कहाँ होगी, इसके अराउंड होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और पॉइंट R पर कहाँ होगी, इसके अराउंड होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो इन तीनों ही केसेस में आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन्स, द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन्स इज around the proton in a plane perpendicular to the plane in which the proton is moving। ठीक है, अब उसने दूसरा क्या पूछा है, what can you say about relative magnitude of magnetic field at these points। तो relative magnitude of magnetic field at these points will all be same, क्योंकि आपके पास जो करंट है वो कहीं चेंज नहीं हो रहा, और जिन डिस्टेंसेस पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिस लूप की बात कर रहे हैं वो भी सेम ले रहा हूं मैं। तो फॉर ऑल पॉइंट्स जो कि सेम डिस्टेंसेस पर है उससे, वहां पर सब जगह जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास में सेम होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया A produces a magnetic field B at its center. Show that magnetic moment of the loop is 2BA mu naught over A over pi। ओके, एरिया दे दिया हमें, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट टाइम्स एरिया। अब कोई भी एक करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करती है सेंटर पे, म्यू नॉट आई ओवर आर। ठीक है, दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास में कोई भी एक करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से मेरे पास में करंट कितना आ गया, करंट आई इज बी आर ओवर म्यू नॉट। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो एम मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू बी आर ओवर म्यू नॉट टाइम्स एरिया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे पास में मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप, सॉरी यहाँ पे 2r होता है, तो दिस विल बी 2br, तो दिस इज 2 म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी r नहीं है, तो मुझे r को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और r को एलिमिनेट करना है तो मैं r को एलिमिनेट कैसे करूंगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू a ओवर पाई, तो r कितना आ गया मेरे पास में, अंडर रूट ऑफ a ओवर पाई। तो यहाँ से what I'll do is I'll substitute the value of r as under root of a over pi। ओके, तो पुट कर देते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू 2ba बाय म्यू नॉट, और r की वैल्यू पुट करी तो a बाय पाई। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आ गया है
just by using the definition of magnetic movement, and we should also know कि magnetic field किसी भी current carrying loop की वजह से center पे कितनी होती है। तो बस हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो दिस इज हाउ यू डिराइव एक्सप्रेशन, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होते हैं तो कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें चीज़ें दी गई थी उसको यूज़ करके हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इसके और वाले पार्ट पर, और वाला पार्ट क्या कह रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है यहाँ पर वो है मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क इज इक्वल्स टू m क्रॉस b। और ये जो डेरिवेशन है ये आपकी स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जो हम क्लास 12 में बहुत सारी डेरिवेशंस में से करते हैं, तो ये आप उसमें से देख सकते हैं। एनसीईआरटी भी मेंशन्ड है विच इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वही डेरिवेशन आपसे यहाँ पे पूछी गई है। ओके, चलिए इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो ये वाला जो सवाल है स्ट्रेट थ्योरेटिकल सही है। जो सेकंड सवाल है वो क्या कह रहा है, अ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v in a uniform magnetic field B. It is made to pass through a sheet of lead and as a consequence it loses 1/2 of its kinetic energy without changing its direction. How will the radius of its path, its time period of revolution change? तो हमारे पास में उसको हमने एक लेड शीट से पास कराया और फिर उन्होंने पूछा है हमसे कि उसकी आधी काइनेटिक एनर्जी खर्च हो गई। तो जब आधी काइनेटिक एनर्जी उसकी चली गई है, हाउ विल द रेडियस ऑफ इट्स पाथ एंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन चेंज। तो हमें पता है कि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो वहां पर उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है विच इज QVB, विच इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv²/r। तो यहाँ से मेरे पास में रेडियस जो है वो आपके पास में mv/qb आ गया है। अब अगर बोल रहा है कि इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि जो मास है उस पर तो चेंज आया नहीं होगा, उसकी जो वेलोसिटी है उसमें ही चेंज आया होगा। ओके, अब हाफ mv² की बात करें इज इक्वल्स टू हाफ mv' का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास बची है तो उसमें मैं v' निकाल लेता हूँ, कितना मेरे पास में वेलोसिटी उसकी बची, तो हाफ से हाफ, m से m, तो यहाँ से v' आता है v/√2। तो इसका मतलब बाय लूजिंग हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 1/√2 टाइम्स। अब रेडियस कितना हो गया, तो मुझे पता है कि रेडियस है mv/qb, तो रेडियस भी कितना हो गया, mr' इक्वल्स टू mv'/qb। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v' mv/√2 टाइम्स qb। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे रेडियस भी कितना हो गया है, रेडियस भी 1/√2 टाइम्स हो गया है। अब पूछा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन यूज करना है, टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन है 2πr/v। तो यहाँ से v/r अगर मैं निकालना चाहूँ तो v/r विल बी हाउ मच, v/r इज qb/m, तो v/r इज qb/m। अब रेशियो v/r अगर देखें, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास, इनमें से तो किसी भी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप शीट से पास कराइए, चाहे आप स्पेस से पास कराइए, चाहे पानी से पास कराइए, कहीं से भी पास कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मेरा जो टाइम पीरियड है वो जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, बिकॉज qb/m जो रेशियो है वेलोसिटी और रेडियस का, अगर वेलोसिटी चेंज तो रेडियस भी चेंज, बट रेशियो सेम, तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब रेडियस पे 1/√2 टाइम्स और टाइम पीरियड पे कोई चेंज, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब आते हैं हम 33 पे, और ये हमारा आखिरी सवाल है इस पूरे टेस्ट का जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग अ सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, वो सोर्सेस विच एमिट लाइट ऑफ
सेम फ्रीक्वेंसी विद जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, और वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज वहाँ पर जब भी हमें कोई भी दो लाइट वेव्स इंटरफेयर कर रही होंगी तो दे विल इंटरफेयर एट द सेम पॉइंट्स। तो जब सेम पॉइंट्स पर वो इंटरफेयर करेंगी तो अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है तो एट ऑल टाइम्स मेरे को वहीं पर मैक्सिमम मिलता रहेगा, और किसी पॉइंट पर अगर मिनिमम मिल रहा है एट ऑल टाइम्स मुझे वहीं पर मिनिमम मिलता रहेगा बिकॉज देयर इज नो फेज डिफरेंस। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी सेम है आपके पास में, तो इसलिए दे आर रिक्वायर्ड। अगर मेरे पास में नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं तो देयर विल बी सम फेज डिफरेंस एंड the points of maximum and minima will keep on changing, so we won't have a sustained interference pattern. चलिए, इसके बाद next है lights from two independent sources are not coherent. Explain, because when we are talking about two independent sources, then those two independent sources are not emitting light of same frequency, and we also cannot say कि उनका जो phase difference है वो constant रहेगा with time, या तो जीरो होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए विद टाइम, बट वी कैन नॉट से। तो लाइट जब दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से है, नो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन एमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दे विल डेफिनेटली हैव सम डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी विच इज व्हाई वी कैन नॉट हैव देम एज कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, टू स्लिट्स 0.1 mm apart are arranged 1.20 meter from a screen. Lights of wavelength 600 nanometer from a distant source is incident on these slits. तो बोला है how far apart will adjacent bright fringes be on the screen. तो इसका मतलब मुझसे जो पूछा गया है वो सीधा सीधा पूछा गया है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं ज़रा हम, और फ्रिंज विड्थ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। तो लैम्डा दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। कैपिटल डी दिया गया है क्या? कैपिटल डी भी दिया गया है, और कैपिटल डी है आपके पास में 1.20 मीटर, और स्मॉल डी दिया गया है, स्मॉल डी भी दिया गया है विच इज 0.1 mm। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमारे पास कितना आएगा? डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 10, सो यहाँ से आ जाता है 6 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -4 विच इज 72 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर्स। तो कैलकुलेट करके हमारे पास में जो फ्रिंज विड्थ आ गई है वो कितनी आ गई है? 72 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर्स। तो पहला पार्ट यही था। फिर है फाइंड द एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ की बात करते हैं तो एंगुलर विड्थ होता है बीटा ओवर कैपिटल डी विच इज इक्वल टू लैम्डा ओवर डी। तो लैम्डा ओवर डी है, तो लैम्डा हमें पता है 600 नैनोमीटर्स विच इज 600 इंटू 10 टू द पावर -9, एंड डी है हमारे पास में कितना? 0.1 mm विच इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3। सो 10, दिस इज 6 to 10 to the power 4, 6 into 10 to the power -9, sorry. So this is 6 into 10 to the power -3. तो ये आ गई है आपके पास में एंगुलर विड्थ। तो सीधा सीधा फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूलेज हमें पता है, मैं सीधा सीधा पुट करता जा रहा हूँ और मेरे आंसर्स आते जा रहे हैं। तो अब हम आते हैं इसके आखिरी पार्ट पर, और वो है अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स इज रिफ्रैक्टेड बाय अ स्फेरिकल ग्लास बॉल of refractive index 1.5 of radius 15 centimeter. Draw the ray diagram and obtain the position of the final image formed. तो यहां पर अब आपके पास में क्या आ गया है? अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रे ऑप्टिक्स, और अब यहां पर आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस आया है, और जब भी हमें इमेज ऑब्टेन करनी होती है फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस तो वहां हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? वहां हम फॉर्मूला यूज करते हैं रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, और वो फॉर्मूला कितना होता है? वो होता है n2 over v minus n1 over u equals to n2 minus n1 over r। अब यहां पर हमें क्या गिवन है? हमें एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है,
और एक डिस्टेंस सोर्स से। डिस्टेंस सोर्स का मतलब है कि आपके पास में इंफिनिटी से रे आ रही है, और इंफिनिटी से रे आ रही है तो वो स्फेरिकल सरफेस पे आपके पास क्या करेगी, तो ये मेरा स्फेरिकल सरफेस है, और इस स्फेरिकल सरफेस पे जरा मैं अपना प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूं। तो मेरे पास में जो रे है वो डिस्टेंट सोर्स से आ रही है, तो इंफिनिटी से आ रही है। अब मुझे पता है कि आपके पास में इस स्फेरिकल सरफेस का ये जो एंड सरफेस है इसका एक नॉर्मल होगा, और वो नॉर्मल डेफिनेटली किससे पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा। अब रे किधर से किधर ट्रैवल कर रही है, रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये आपके पास में यहां पे बेंड होने की कोशिश करेगी, या बेंड होती ही है, बिकॉज जब रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो द रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम देखते हैं कि ये वाली जो रे है क्या ये इस सरफेस के अंदर ही इंटरसेक्ट कर जाती है, या फिर इस सरफेस के बाहर जाती है और इंटरसेक्ट करती है। उसके लिए हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, जहां पे अब n2 मेरा कितना है 1.5 और n1 मेरा कितना है 1, क्योंकि ये एयर है। क्या हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, बिल्कुल दिया है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके पास में 15 सेंटीमीटर्स। तो जरा मैं वैल्यूज डाल देता हूं। n2 is 1.5 over v minus n1 1 over infinite equals to 1.5 minus 1 over r कितना है 15। 1 over infinite कितना होता है 0। हाँ, यहां पे साइन कन्वेंशन लेंगे और यहां पे माइनस लेंगे, बट सिंस इंफिनिटी है तो माइनस या प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हो जाएगा। तो 1.5 by v कितना हो जाएगा, 1.5 by v 0.5 over 15 के बराबर। डेसिमल्स हटा देते हैं यहां से, ये गया 3, तो यहां से v कितना आता है 45 सेंटीमीटर्स। तो मुझे पता है यहां तक डिस्टेंस है 30, और आपके पास में जो इमेज बन रही है वो 45 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो बेसिकली ये रे कुछ बाहर की तरफ जा रही होगी और यहां जाके इंटरसेक्ट करती, अगर ये वाला स्फेरिकल सरफेस नहीं होता। बट यहां पर ये वाला स्फेरिकल सरफेस है, तो क्या इसको ये अपने पाथ को मेंटेन करने देगा, नहीं करने देगा। तो क्या करेगा यहां पर, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक और नॉर्मल बनाएंगे। ये नॉर्मल बनाई, और अब आपके पास में ये जो रे है ये अब आपके पास में अवे बेंड हो जाएगी, और ये कुछ यहां जाके आपके पास मीट करेगी। तो दिस वाज योर इनिशियल इमेज आई डैश, और ये है आपके पास में फाइनल इमेज आई। तो इस वाले सरफेस के लिए, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके लिए ये जो इमेज आई डैश है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और फिर हमें यहां पर फाइनल इमेज आई मिलेगी। तो अब आपके पास जब हम इसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो इस इक्वेशन में अब n2 जो है वो बन जाएगा एयर, और n1 जो है वो अब आपके पास में बन जाएगा 1.5 स्फेरिकल ग्लास, क्योंकि रे तो अंदर से आ रही है ना। तो अब उस इक्वेशंस में जरा वैल्यूज पुट करते हैं। तो n2 हो गया 1, सो दिस विल बी 1 over v माइनस 1.5 u, यहां से इसको लेंगे तो ये होगा 15 सेंटीमीटर, बिकॉज यहां से 45 था और ये है 30 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना डिस्टेंस बचा 15। बट अब ये डिस्टेंस किस तरफ लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो यहां पे 15 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 15 लेने वाला हूं, बिकॉज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अब इस तरफ लाई कर रहा है। तो सॉल्व करते हैं, तो 1 by v माइनस 1.5 ओवर 15 इक्वल्स टू 0.5 ओवर 15। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से डेसिमल हटेगा तो यहां पे बचेगा 10, 15 से 15 गया, तो अब मेरे पास क्या आएगी इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशन आएगी 1 by v इक्वल्स टू 1 over 30 प्लस 1 over 10। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना बनेगा ये, 30 विल बी एलसीएम, सो 1 प्लस 3 इज 1 ओवर v। सो कितना आता है ये सॉल्व करके v, 30 ओवर 4 विच इज 7.5 सेंटीमीटर्स। तो ये वाला जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, यहां से ये 7.5 सेंटीमीटर्स पे आपके पास फाइनली इमेज बनेगी।
तो जो भी डिस्टेंस सोर्स था उसकी फाइनल इमेज आपके पास इस सरफेस से 7.5 सेंटीमीटर्स पे ऑब्टेन हो रही है। और ये आपका रे डायग्राम है, जहां पर आप अपने एरोज बनाना ना भूलिए, बिकॉज बोर्ड्स में इसके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा पेपर जो 2025 में आया था, और हमने इसके सारे सेक्शंस डिस्कस किए। मैंने इस पर्टिकुलर पेपर के एनालिसिस के लिए 2 वीडियोस बनाई हैं। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी की एक वीडियो है, और फिर सी डी ई की एक ये कंप्लीट वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी पर्टिकुलर पेपर का पूरा कंप्लीट एनालिसिस लेके आऊंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके टाइप कितने थे, और आप आगे आने वाले जो 2026 में पेपर है उसमें हम किन चैप्टर्स पे अपना ज्यादा फोकस रख सकते हैं और अपने स्कोर को बेटर बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं और जो जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करिए, जहां पर मैं आपको डिटेल में पूरा की पूरा एनालिसिस कराऊंगा इस पेपर का, किस तरह का किस क्वेश्चन किस चैप्टर में से आया था, किस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।